अगर आपने इसको समझ लिया, तो आपके सेंटर पे एक नया बोर्ड लगने वाला है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी का अलाइनमेंट ठीक किया जाता है। और बॉडी अलाइनमेंट इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ही अभी तक आपने सोचा नहीं होगा इस कि इस छोटे से टॉपिक में कितना रहस्य छिपा हुआ, बॉडी अलाइनमेंट। आप सभी लोग, जितने लोग ज्वाइन कर किए हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें से 90% लोगों का बॉडी अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा। 90% लोगों का बॉडी अलाइनमेंट, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, किसी विधा से जुड़े हुए हो। और बॉडी अलाइनमेंट का जब आपको पता चलेगा कि इसके नुकसान क्या है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, इतना साइड इफेक्ट है। तो सभी लोग इस समस्या से परेशान है, तो कम से कम हम हीलर बंधु जो और दूसरे को ठीक करते हैं, कम से कम अपना अलाइनमेंट ठीक रखें। इतना तो कर सकते हैं, अपना अलाइनमेंट तो ठीक रख सकते हैं ना। तो अलाइनमेंट ठीक करने से पहले तो चेक करना पड़ेगा कि अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं। कैसे कैसे चेक करते हैं सब लोग अलाइनमेंट? वीडियो ऑन कर लीजिए भाई जरा, सब लोग बताइए अपना अपना एक्सपीरियंस, कैसे कैसे चेक करते हैं अलाइनमेंट, कैसे पता चलता है। और सभी लोग जान पहचान के लोग हैं, बहुत दिन बाद मिलना हुआ है, वीडियो ऑन कर लीजिए, समझ में आएगा। देख के भी कुछ बताइएगा, आप लोग ऐसे फिंगर ऐसे करके बताइएगा, कुछ पैर ऐसे करके बताइएगा, है ना। वैसे नहीं चेक होता है बॉडी अलाइनमेंट। बहुत लोग तो अभी भी बॉडी अलाइनमेंट वाले को बिगाड़ने वाले पोस्चर में देख रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं अपना, वो हम देख पा रहे हैं वीडियो जिनका ऑन है। हाँ, तुरंत सही हो गया, ठीक है। बिल्कुल। Galaxy 20 A20s कौन है? तो बॉडी अलाइनमेंट बिगाड़ रहे थे। हाँ देखिए, एक मंतोष जी अपना दिखा रहे हैं, पैर का मुठा छोटा है बड़ा है। पवन जी गाड़ी पर हैं, बाइक चला रहे हैं, हर सब बाइक चलाने वाले का अलाइनमेंट इनबैलेंस होगा ही होगा, उसको ठीक कर ही नहीं सकता है कोई, है ना। जितने भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो या आप खड़ा होकर के कोई काम कर रहे हैं, आपको पता है कि हम सभी लोग अपना कितने लोग, बहुत सारे लोगों के पास व्हीकल होगा। उस व्हीकल को अगर आप चलाते हैं, 2000 किलोमीटर चल जाता है, 5,000 किलोमीटर चल जाता है, तो उसका अलाइनमेंट चेक कराना पड़ता है। और नहीं चेक कराइएगा तो क्या होगा पता है, उसका टायर कट जाएगा। जिस साइड का अलाइनमेंट इनबैलेंस हुआ, उस साइड का टायर कट जाना जाना है आपको, अच्छा खासा नुकसान। और आपका टायर कौन कौन सा है, आप किस पे चलते हैं? आप अपने पैर से चलते हैं, है ना। तो पैर भी घिस सकता है, और पैर का अलाइनमेंट में जहां जहां पे मूव होता है, वो घिसता है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि बॉडी अलाइनमेंट अगर बैलेंस होगा, है ना, तो क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम होगा या ज्यादा, है ना, व्यक्ति बीमार होने लगेगा। लेकिन बॉडी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होगा तो आपका घुटना घिस जाएगा। ओवरवेट से घुटना कम घिसता है, ओवरवेट वालों का अलाइनमेंट जल्दी इनबैलेंस होता है। जो अभी हमारा ऑफलाइन का क्लास हुआ था कैरोप्रैक्टिक का, उसमें सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से अलाइनमेंट बनाना सीखा, और उसके अलाइनमेंट का महत्व को समझा। और मैंने बताया उन लोग कि आप अपने क्लिनिक पे जैसे, जब एक व्हीकल का लोग पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। आज घुटना के परेशानी से, कमर के प्रॉब्लम से कितने लोग परेशान हैं। इसको आप रोक सकते हैं क्या? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। सिर्फ वही रोक सकता है जो बॉडी अलाइनमेंट ठीक करता है। तो बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करके घुटने के दर्द को ठीक किया जा सकता है। जो लंबर में बल्ज है वो ठीक हो सकता है अगर अलाइनमेंट ठीक हो गया तो। सर्वाइकल का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है सिर्फ अलाइनमेंट के ठीक करने से। क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं
अलाइनमेंट इनबैलेंस होने से हो सकते हैं। मैं एक छोटा एक सा आप लोगों के लिए एक स्लाइड बनाया हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर बॉडी डिसअलाइनमेंट हो गया तो उसका प्रेशर किस तरह से हमारे घुटने को डिसलोकेट कर सकता है, गलत तरीके से गलत एंगल में प्रेशर पड़ सकता है। और यही नहीं, पूरा का पूरा अगर एक जगह इनबैलेंस हो गया थोड़ा सा, तो वो पूरा का पूरा एरिया को डैमेज करेगा, पूरा का पूरा एरिया को डैमेज करेगा। होल स्पाइन इनबैलेंस, होल जॉइंट पे प्रभाव पड़ता है इसका, खास करके जॉइंट पे प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मसल्स डैमेज हो गया, डिस्क में बल्ज हो गया, हर्निएशन हो गया। ये सारे प्रॉब्लम जो है वो बॉडी के अलाइनमेंट का इनबैलेंस हो जाने से होता है। तो जिस तरह से व्यक्ति अपने गाड़ी का अलाइनमेंट चेक करवाता है, अगर लोगों में ये अवेयरनेस डाला जाए, जिस तरह से लोग योगा योगा क्यों करते हैं, योगा इसलिए करते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उनका ऑर्गन का फंक्शन अच्छा रहे, है ना, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहे, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे, हार्ट प्रॉपरली वर्क करे। तो यदि हार्ट प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए योगा जरूरी है। उसी तरीके से बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा रहे, उसके लिए अलाइनमेंट को भी बीच बीच में चेक करना और उसे ठीक करना भी जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज, जब जिसका अलाइनमेंट ठीक है, वो योगा कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो बहुत अच्छा है, उसका तो अलाइनमेंट ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। योगा एक ऐसा चीज है जो सभी लोगों को अलाइनमेंट को ठीक रखने के लिए किया था। लेकिन जिसका इनबैलेंस हो गया, 10% भी इनबैलेंस हो गया, अगर वो दोनों पोस्चर सेम सेम कर रहा है, उनको नहीं पता है कि किस साइड का अलाइनमेंट इनबैलेंस हो गया, वो दोनों पोस्चर सेम सेम अगर कर रहे हैं, तो जिस साइड का इनबैलेंस था वो इनबैलेंस ही रहेगा, वो बैलेंस में नहीं रहेगा जब तक कि उसको सेट नहीं किया जाए। सेट करने के बाद ही वो अलाइनमेंट, वो उनका बॉडी पोस्चर सही हो सकता है, उनका घुटना पे प्रेशर कम हो सकता है। अभी आप लोगों ने पिक्चर में देखा कि अगर बॉडी का अलाइनमेंट इनबैलेंस हुआ तो क्या हो जाएगा, गलत तरीके से हमारे ज्वाइंट पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे जरूरी नहीं है, बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने कि ओवर वेट वालों का ही नहीं, कम वेट वाले लोगों का भी घुटना घिस जाता है। और डिस्क में बल्ज तो हम लोग जानते हैं, अच्छा डिस्क में बल्ज हो गया, आज तक पता नहीं कर पाए डिस्क में बल्ज होता क्यों, गलत पोस्चर से होता है ना, गलत पोस्चर से होता है। हम लोग डिस्क बल्ज तो ठीक कर देते हैं, पेशेंट बोलता है आकर के फिर से हो गया डॉक्टर साहब दर्द, है ना, फिर से दर्द हो रहा है। एक बार ऑपरेशन करा लेता है पेशेंट और फिर से दोबारा बल्ज हो जाता है। बहुत सारे आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस देखा होगा कि एक बार बल्ज का ऑपरेशन करा लिया, फिर से दोबारा बल्ज का ऑपरेशन, क्योंकि डॉक्टर ने उस बल्ज को निकाला, लेकिन वो गलत तरीके से उस डिस्क पे जो प्रेशर पड़ रहा था उसको किसी ने नहीं ठीक किया, ना ही को प्रेशर से उसको ठीक किया जा सकता है, ना उसको सुजोग से, ना कलर से, किसी से ठीक नहीं किया जा सकता उसे। अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट और ठीक करना इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन काउज, जैसे कहा जाता है कि हम लोग को मेन काउज पे वर्क करना चाहिए। जिस कारण से प्रॉब्लम आ रहा है, जब तक उस पे वर्क नहीं करेंगे, तो आजकल हम लोगों ने अपने क्लिनिक में एक ये लगा दिया है कि सबसे पहले सेंटर पे लोग आएंगे तो चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, चाहे डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, हर पेशेंट का फर्स्ट डे अलाइनमेंट चेक करना जरूरी है। और चेक करके, जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर चेक करेंगे पूरा लेवल पे, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फिंगर को ही चेक करेंगे और बिग टो को ही, बहुत सारा टेक्निक है चेक करने का।
हम शोल्डर लेवल से भी अलाइनमेंट चेक करते हैं, हम पेल्विक लेवल पे भी अलाइनमेंट चेक करते हैं, हम स्केपुला लेवल पे भी अलाइनमेंट चेक करते हैं ना, नी लेवल पे अलाइनमेंट चेक करते हैं, हिप लेवल पे अलाइनमेंट चेक करते हैं। सारा अलाइनमेंट बैलेंस होना चाहिए, तभी जाकर के पेशेंट जो है वो स्वस्थ रह सकता है, या फिर उस पर आप जो वर्क करेंगे वो स्टे कर सकता है। नहीं तो क्या होता है, आएगा, ठीक कर देंगे, फिर से वापस आ जाएगा। एक्यूप्रेशर में इतना पावर है, सुजोक में ऐसा पावर है, कुछ भी प्रेशर दिया हुआ रहे कहीं से, लेकिन जब आज आप किसी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास आ जाता है तो उसको पेशेंट को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग ठीक करते भी हैं, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी ये चैलेंजिंग हो जाता है कि पेशेंट बोलता है कि कर रहे थे तो ठीक था, लेकिन छोड़ दिए हैं तब से फिर से किसी किसी केस में वापस आ जाता है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि वो फिर से वापस ना आए, तो आप लोगों को बॉडी का अलाइनमेंट चेक करने आना जरूरी है। तो किस किस लेवल पे चेक करेंगे बॉडी का अलाइनमेंट? अभी हमने आपको पिक्चर दिखाया था, ये 5 लाइन है, सॉरी 4 लाइन है यहाँ। इस 4 लाइन से चेक किया जाता है बॉडी का अलाइनमेंट, शोल्डर लेवल एंड पेल्विक लेवल। यहाँ पे एक लाइन और था स्केपुला लेवल में, बैक साइड में। वो 5 लाइन, एक्चुअली 5 ही लाइन है ना, इस फ्रंट साइड से पिक्चर दिख रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली में 5 लाइनें हैं, उस 5 लाइन से हम बॉडी का अलाइनमेंट चेक करते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में देखा जाता है कि ये चारों लाइन, 5 लाइन इनबैलेंस हो गया, लेकिन आपके पास हो सकता है कि जो व्यक्ति बहुत कम जर्नी करता है, बहुत बॉडी पोस्चर अच्छा रखता है, योगा भी करता है, तो हो सकता है एक आध अलाइनमेंट इनबैलेंस हो। सेबल केवल एंकल लेवल पे इनबैलेंस है, केवल नी लेवल पे इनबैलेंस है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वो पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक अलाइनमेंट इनबैलेंस हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इतना खतरनाक प्रॉब्लम है कि इससे अब आपको, आपने आपके पास पेशेंट आया हेडेक के लिए, सिरदर्द के लिए। स्क्रीन शेयर में दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन पे वो व्हाई डज बॉडी अलाइनमेंट मैटर दिख रहा है ना? वो एक व्यक्ति रिप्लाई, यस ओके। तो आपके पास पेशेंट आया हेडेक के लिए, और आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं हेडेक का, बहुत अच्छा पॉइंट लगाते हैं आप, ट्रायोजिन्स लगा रहे हैं, 6 कीस लगा रहे हैं, कलर ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, पेशेंट ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन फिर से वापस आ। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा था कि हेडेक के कारण हो सकते हैं कि गैस बनता हो, स्ट्रेस लेते हैं, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम हम लोग बताते हैं हेडेक का कारण हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक मैटर ये भी करता है कि आपका अलाइनमेंट भी इनबैलेंस है तो हेडेक हो सकता है, और आप हेडेक को नहीं ठीक कर पाएंगे जब तक कि अलाइनमेंट ठीक। तो अगर सिर दर्द भी हो रहा है किसी को, तो उसके लिए भी बोन सेटिंग जरूरी है, उसके लिए भी कैरोप्रैक्टिक जरूरी है। और एक एक्यूप्रेशर वाले से अच्छा यूज कैरोप्रैक्टिक का कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सिर्फ कैरोप्रैक्टिक करते हैं, जो वो सिर्फ कैरोप्रैक्टिक करके कभी हेडेक को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट क्या कर सकता है, वो हेडेक के को ठीक कर सकता है, इफेक्ट को भी। और उसने अगर बॉडी अलाइनमेंट ठीक करना सीख लिया तो वो परमानेंटली हेडेक को भी ठीक कर सकता है। तो बहुत सारा हेडेक का कारण क्या हो सकता है, हेडेक का कारण बॉडी अलाइनमेंट हो सकता है ना, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी स्टिफ हो जाएगा पूरा ना, पूरे बॉडी में अकड़ा अकड़न अकड़न सा फील होगा। तो उसके पीछे का कारण है ना, हो सकता है कि अलाइनमेंट इनबैलेंस हो, साइटिका। तो साइटिका को हम लोग कितना भी कर लें, एक्यूप्रेशर करके हम लोग बहुत सारे पेशेंट को ठीक किए हैं ना, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका साइटिका हम लोगों ने ठीक किया है, और आज हो सकता है कि वो क्योर भी है। लेकिन हो सकता है कि साइटिका का तो हम लोगों ने ठीक किया और अलाइनमेंट नहीं ठीक किया, तो आज उस पेशेंट का डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है, यूरिन सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है, ना ना मल्टीपल प्रॉब्लम। क्योंकि पोजीशन तो हम लोगों ने, अलाइनमेंट तो ठीक नहीं किया, उस जगह का जो कंप्रेशन था तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से, सुजोग के माध्यम से कंप्रेशन कम कर दिया, सर्कुलेशन बना दिया वहां, है ना। आप सर्कुलेशन बना सकते हैं
चाहे अलाइनमेंट इनबैलेंस रहेगा तो भी इतना आपके पास पावर है सुजोग में। हालांकि मैंने जहां से सीखा, जहां जहां पे सीखा मैंने, वहां पे तो बोला जाता है कि एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर कोई काम नहीं करता है। मैंने जितना भी जगह सीखा, है ना, वो बोले कि वो सब, अगर आप कैरोप्रैक्टिक जानते हैं उनको कुछ की जरूरत नहीं, बट मैं आपको बोलूंगा आपको एक्यूप्रेशर में एक्सपर्ट होना बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर के आप कैरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग कर सकते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि साइटिका को आपने ठीक कर दिया है, लेकिन आपने उसके अलाइनमेंट को ठीक नहीं किया अभी तक, जो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, जो आप ठीक कर सकते थे उस पेशेंट का, जो आपने नहीं किया है। क्योंकि अलाइनमेंट, पहले अलाइनमेंट इनबैलेंस हुआ था, बाद में बल्ज हुआ, और वो नर्व को कंप्रेस किया और उसको साइटिका हुआ। हम लोगों ने क्या किया, बल्ज को ठीक किया और वहां से सर्कुलेशन को ठीक कर दिया। लेकिन जो कर्व था, जो अलाइनमेंट इनबैलेंस हुआ, उसको हम लोगों ने अभी तक नहीं ठीक किया। वो जैसा था वैसा था, और धीरे धीरे क्या होगा, आप लोगों को पिक्चर मैंने दिखाया, वो क्या होगा, और धीरे 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 और भी वो चीजों को डैमेज करेगा। तो आज हो सकता है कि 10 साल बाद भी वो पेशेंट फिर से आए और पता चला। मेरे पास परसों तरसों ही एक पेशेंट आए थे, 3 दिन पहले। उनको साइटिका का प्रॉब्लम था, और मैंने उनको 2011 में ट्रीटमेंट किया था, 2011 बार। और 2011-12 के बाद वो आज आए थे 2-3 दिन पहले ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो उस समय उनको कमर में दर्द था, बोले कि बहुत अच्छा हो गया था कमर का, तो अभी तक ठीक था। इधर 2-3 महीना से, 4 महीना से फिर से स्टार्ट हुआ है। बट अभी क्या है कि मेरे गर्दन में चक्कर भी आता है, मेरे गर्दन में भी प्रॉब्लम है ना। कमर तो है ही, कमर में भी हो गया है और गर्दन में भी हो गया। समझ सकते हैं कि क्या कारण हुआ था, मुझसे क्या गलती हुई थी उस समय। मैंने उनका साइटिका ठीक कर दिया उस समय भी बॉडी। मैंने इसलिए बताया कि एक्यूप्रेशर में जो आपने सीखा है उसमें बहुत पावर है। उसके पावर का कल्पना नहीं किया जा सकता एक्यूप्रेशर के पावर को। वो आप कैसा भी इनबैलेंस हो, कैसा भी अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ हो, आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो अलाइनमेंट जो नुकसान करने को कर रहा है, उसको जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक वो नुकसान करेगा। आज सर्वाइकल में, कलम्बर में, शोल्डर में, नी में, हिप में सब प्रॉब्लम कर जाएगा। और यही नहीं रुकता है, अलाइनमेंट इन डिसबैलेंस हो जाने पे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। साइटिका है, फैटिग है, डिस्कम्फर्ट, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, है ना, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं। और बॉडी अलाइनमेंट होता है तो सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट कहाँ जाता है, हमारे ज्वाइंट्स पे जाता है और स्पाइन पे जाता है। और स्पाइन पे अगर उसका असर हो गया, तो आप सभी लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि स्पाइन अगर का अलाइन अगर गड़बड़ा गया तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है ना, उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है अलाइनमेंट इनबैलेंस होने से। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि ये जो स्पाइन है, इसी स्पाइन में पूरे जितने भी ऑर्गन होते हैं उसका फंक्शनल पॉइंट होता है। फंक्शनली जो नर्व काम निकलता है वो कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है। तो अगर यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे अगर नर्व का सर्कुलेशन इनबैलेंस हो गया, तो क्या होगा, उसका हर ऑर्गन जो यहाँ से निकलता है उसका फंक्शन धीरे 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 कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बॉडी का अलाइनमेंट ठीक करना बहुत ही जरूरी है। और ठीक करने से पहले डायग्नोसिस करना बहुत ही जरूरी है। तो आप देख सकते हैं अलाइनमेंट, स्पाइनल अलाइनमेंट अगर इनबैलेंस हो जाता है तो ओवरऑल पूरे बॉडी पे इसका इफेक्ट जाता है ना। कमजोरी लग रहा है, अब तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि कमजोरी लग रहा है जिस पेशेंट को, है ना, उस पेशेंट को हम अलाइनमेंट ठीक करेंगे। बट हो सकता है कि उस पेशेंट का आप अलाइनमेंट ठीक कर देंगे, वो एनर्जेटिक फील करे, है ना। डाइजेशन वाला प्रॉब्लम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, अच्छा इसका स्पाइन अलाइनमेंट की जरूरत है, इसको इसको बोन सेटिंग की जरूरत है। तो एक्चुअली में ये जो आर्ट ऑफ बोन सेटिंग है, जैसे कैरोप्रैक्टिक बोलते हैं,
एक कैरोप्रैक्टिक एक्चुअली में उसका नाम होना चाहिए अलाइनमेंट सेटिंग, अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट मैथड। ये कुछ काम नहीं करता है, इसका काम है सिर्फ बॉडी के ज्वाइंट्स के मसल्स के अलाइनमेंट को ठीक कर देना, बाकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए। बहुत सारा प्रॉब्लम, तो रिस्पेक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना, मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरप्टेड स्लीप का प्रॉब्लम ना। तो किसी को नींद नहीं आ रहा है, हम नींद का पॉइंट लगा रहे हैं, वो एक पेशेंट को तो लगाए थे नींद आ गया था, और दूसरे पेशेंट को लगा रहे हैं तो नींद नहीं आ रहा, उसका तो हम लोगों ने अलाइनमेंट ठीक किया ही नहीं। जब तक अलाइनमेंट ठीक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और कभी कभी पोस्चर को आप आपके हाथ में नहीं होता है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बार बॉडी वो जब तक वो सेफ ले लेती है, उस सेफ में आपको पता भी नहीं चलता है, आप बचपन के हुए गलतियों से या फिर जो भी हो, है ना, आप गलत पोजिशन में बैठ के खा रहे थे, खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, और आपका एक समय आते रहते बॉडी का अलाइनमेंट क्या होता है, बिल्कुल टिल्ट निकल जाता है, तो अलग अलग दिशा में टिल्ट कर जाता है, किसी का सर्वाइकल टिल्ट हो जाता है, किसी का पेल्विक हो जाता है, किसी का लंबर हो जाता है, किसी का थोरेसिक हो जाता है। तो वो ठीक किया जा सकता है। अभी देख सकते हैं बॉडी का अलाइनमेंट एक जगह भी अगर इनबैलेंस हो गया तो उसका इफेक्ट देख सकते हैं कि ये यहाँ पे स्पाइन, यहाँ पे भी कर्व हो चुका है, यहाँ पे भी नी भी डिसलोकेट हो सकता है, सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर एक भी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, स्टार्ट करें, तो फर्स्ट सेशन ऐसा होना चाहिए कि उससे बॉडी का अलाइनमेंट ठीक हो। और बॉडी का अलाइनमेंट जिसे हम लोग आर्ट ऑफ बोन सेटिंग बोलते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं, है ना, जहां पे अब नी डिसलोकेट, अब नी डिसलोकेट है जब, तो जब और पेन, घुटना दर्द कर, अब हम वहां पे अगर एक्यूप्रेशर करते हैं तो पेशेंट के साथ टाइम पास होगा, है ना, पेन तो कम कर देंगे, सेक कर दिया, है ना, पॉइंट लग गया, पेन किलर पॉइंट लगा, एंटी इंफ्लामेटरी पॉइंट लगा, मसल्स को रिलैक्स करने वाला पॉइंट लगा, तो हम पेन को तो कम कर लेंगे। क्या अलाइनमेंट को ठीक कर सकते कोई पॉइंट लगा करके? नहीं पॉसिबल। अलाइनमेंट को ठीक करना पॉसिबल, बट इससे हम आर्ट ऑफ बोन सेटिंग के माध्यम से इन सभी को अपने सेफ में ला सकते हैं। और जैसे ही सेफ में आएगा पेशेंट का, अब ये सोच सकते हैं जिसका घुटना डिसलोकेट हो गया किसी भी कारण से, अचानक से एक्सीडेंट हुआ और डिसलोकेट, उसको नहीं पता आपके पास आया है, और आपने उसका ट्रीटमेंट कर करके आप उसको ठीक कर दे रहे हैं। अब ये कहाँ तक इसका इफेक्ट जाएगा, इसका लंबर भी डिसलोकेट हो जाएगा, लंबर में भी प्रॉब्लम होगा, है ना, पीएसआईएस ज्वाइंट में इनबैलेंस होगा ना, थोरेसिक इनबैलेंस होगा, सर्वाइकल इनबैलेंस होगा, सारा नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा इनबैलेंस हो जाएगा अगर जल्दी से उसको ठीक नहीं किया जाए। पूरा का पूरा जिसपे आप खड़े हैं और बेस ही हिल गया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें आर्ट ऑफ बोन सेटिंग जो है उसे, अब स्पाइनल स्क्लेरोसिस है ना, तो अगर यहाँ पे अब इस तरह का स्पाइन का पेशेंट आपके पास आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, पेन ठीक कर सकते हैं, है ना, इसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि यदि ये कोई आर्ट ऑफ बोन सेटिंग के जो थेरेपिस्ट हैं, अगर उनके पास ये इस तरह के पेशेंट अगर जाते हैं तो इनके लिए उनके पास मूव है, उनके पास इनके लिए ट्रस्ट है, जिससे वो ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं कि नहीं, जिन्होंने अभी कैरोप्रैक्टिक का कोर्सेस किया है। अगर ऐसा पेशेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया इन सभी प्रॉब्लम का अभी अपने ऑफलाइन वेबिनार में, कि अगर इस तरह के घुटना डिसलोकेट हो गया, है ना, अगर स्पाइन का अलाइनमेंट इनबैलेंस हो गया तो उसे हम किस तरीके से पहले बैलेंस करें। ज्वाइन किए जो इस बार का क्लास किए थे, इन सभी का प्रैक्टिकल सेशन हम लोगों ने किया कि इन सभी पे कैसे हम इस स्पाइन को अपने सेफ में ला सकते हैं, है ना, कैसे हम इस तरह का स्पाइन का प्रॉब्लम आ गया तो उसे प्राइमरी उपचार हमें क्या देना चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो ये तो प्रॉब्लम की बात है कि किस तरह बहुत सारे ऐसे डिसलोकेशन, है ना, या फिर कोई ज्वाइंट ऐसा जो जाम हो गया, फ्रीज कर गया, जुड़ गया है आपस में, मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो गया,
तो आप प्रेशर दे करके वहां के पेन को कम कर सकते हैं, बट उसे अगर खोलना है ना, उसको सही शेप में लाना है, इसके लिए हमें बोन सेटिंग करनी पड़ती है, कैरोप्रैक्टिक्स का सेशन देना पड़ता है। और कैरोप्रैक्टिक का सेशन बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 से 3 सेशन देना होता है, मैक्सिमम 2 से 3 सेशन देना होता है। और पेशेंट का जो आप 2 महीने में, 1 महीने में साइटिका का पेशेंट को ठीक कर रहे थे, वो हो सकता है कि अब बोन सेटिंग के बाद अब उसे आप 15 दिन में ठीक कर सकते हैं, 1 सप्ताह में ठीक कर सकते हैं। तो बोन सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी लोग के लिए। तो आप सभी लोग अगर अपना बॉडी का अलाइनमेंट चेक करना चाहते हैं, कौन कौन चेक करना चाहते हैं अपना अपना अलाइनमेंट की गड़बड़ है कि नहीं, और किनको पहले से पता है कि मेरा गड़बड़ है? ये मैंने बताया कि लगभग लोगों का गड़बड़ है। 5 प्लेन है, 5 प्लेन सबका सही है, चेक कीजिए। और चेक करके जरूर बताइएगा कि किसका किसका सही है। कैसे चेक करना है? स्ट्रेट खड़ा हो जाना, इस तरह से स्ट्रेट बिल्कुल खड़ा हो जाना, दीवार से चिपक करके। कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा पीछे से, जैसे आप नापने वाला होता है। तो पहले दोनों शोल्डर का निकालेंगे, एक जितना इसका जो सबसे हायर पोर्शन होता है शोल्डर का, और इसका दोनों स्केल से मिलाइए, तो आपको दिखेगा कि वो जो है वो थोड़ा, नम्रता, नम्रता, ओके। तो 2 लेवल का जो हम सभी को पता है, एक लेवल जो जो हमारा हॉट लाइन है, दोनों को आपस में मिलाते हैं और स्मॉल फिंगर को देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो यहीं से पता चल जाता है। तो अभी अभी चेक कीजिएगा, तो आप में से इसी से 50% लोग जरूर बोल देंगे, 50% लोगों का यह भी इनबैलेंस होगा। चेक कीजिए और बताइए चैट बॉक्स में किसका किसका बैलेंस है। क्या करना है, ये देखिए, जो स्मॉल फिंगर साइड से जो हमारा हॉट लाइन है, उस हॉट लाइन को आपस में कनेक्ट कीजिए। और कनेक्ट करने के बाद स्मॉल फिंगर को देखिए। स्मॉल फिंगर अगर आपका बराबर में है दोनों, तो आपका ठीक है। अगर, और ऐसा नहीं होता है कि आधा इंच और 1 इंच में गड़बड़ होता है, इसमें माइनर सेंटीमीटर में गड़बड़ होता है, उसे पकड़ना होता है। तो आपसे अच्छा कोई नहीं देख सकता है, आप अपने साथ ईमानदारी से चेक कीजिए और बताइए। जिनका सही है वो एस टाइप कीजिए, और जिनका गलत है वो नो टाइप कीजिए। अगर 46 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसमें से 23 लोगों का इनबैलेंस होगा, 23 लोगों का इनबैलेंस होगा, यहीं से मिल जाए। एस नो हो रहा है ना, एस नो। कैसे ठीक करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं जो पॉइंट्स जहां पे इसका जो रूट होता है मिडिल फिंगर का, और मिडिल फिंगर के रूट को प्रेस करते हैं, जिससे हमारा नेवल प्लेक्सस बैलेंस होता है। बट सेकंड डे फिर सब ऐसे ही हो जाता है। आपका उस समय तो बराबर हो जाता है, बट 1 से 2 दिन में वो फिर से वही हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये भी चेक कर लीजिए, हो जाए। क्योंकि जब तक आप बॉडी लेवल पे जहां जहां बिगड़ गया है,
उन सबको सेट नहीं करेंगे तब तक वो फिर से इनबैलेंस होगा ही, से कोई नहीं रोक सकता। तो एक लेवल जो है चेक करने का, वो एंकल लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंकल का जो मीडियल मैलुलस है। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, कब से साउंड नहीं था? अभी हो गया ना? कब से साउंड नहीं था? अभी जस्ट हुआ है ना? अलाइनमेंट अभी तो कुछ बताया नहीं अलाइनमेंट के बारे में, 3-4 मिनट से नहीं था। ओहो, कोई नहीं। अभी बता रहे, चेक करना ही से बता रहे थे कि बॉडी अलाइनमेंट का लेवल क्या क्या होता है चेक करने का। 5 लेवल है जो नए हैं, जो दो आप जानते हैं उसके अलावा। जो दो आप जानते हैं वो क्या था? स्मॉल फिंगर को मिलाना, जो बैठे बैठे भी चेक हो जाता है। और दूसरा, जो बिग टो को, है ना, पेशेंट को बिल्कुल लिटा करके और टोज से चेक करते हैं, है ना, बिग टोज से, कि वो जो ऊपर और नीचे है उससे हम लोग पता करते हैं बॉडी अलाइनमेंट बैलेंस। तो एंकल ज्वाइंट से सबसे पहले आप नीचे के लेवल एंकल लेवल पे चेक करेंगे। तो एंकल लेवल पे जो हमारा अंदर का जो ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट, उससे हम लोग मीडियल मैलुलस बोलते हैं। तो दोनों अपने इंडेक्स फिंगर को इसमें घुसाएंगे, है ना, बॉडी को, पेशेंट को लिटा करके, खड़ा करके नहीं, लिटा करके बिल्कुल प्लेन सरफेस इस तरह से, जैसा कि पुतला लेटा हुआ। और यहाँ पे इस तरह से फिंगर को, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इस तरह से लगाएंगे तो एक फिंगर क्या है, थोड़ा सा दिख सकता है कि एक थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा और एक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अभी जैसा कि मैं बता रहा हूं ऐसा आएगा, इस तरीके से। अगर मेरा फिंगर दिख पा रहा होगा तो एक थोड़ा सा ऊपर है और एक थोड़ा सा नीचे है ना। तो बराबर बहुत कम लोगों का इस तरह से आएगा, थोड़ा सा ऊपर और नीचे आ सकता है। तो सबसे, अगर किसी का पेल्विक का भी इनबैलेंस है तो भी यहाँ इनबैलेंस हो जाएगा। अगर किसी का नी का प्लेन इनबैलेंस है तो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी का स्केपुला लेवल पे इनबैलेंस है तो भी यहाँ पे आ जाएगा। और किसी का शोल्डर लेवल पे इनबैलेंस तो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसका इफेक्ट, है ना, इस पे इफेक्ट कहाँ का पड़ जाता है, पूरा का, ये चारों प्लेन का इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है एंकल जॉइंट। तो सिर्फ इससे भी चेक किया जा सकता है कि आपके ज्वाइंट लेवल पे, चाहे वो नी ज्वाइंट हो, चाहे वो पेल्विक का ज्वाइंट हो, चाहे वो स्केपुला का ज्वाइंट हो, चाहे वो शोल्डर का ज्वाइंट, उस लेवल पे आपका बॉडी का अलाइनमेंट सही है या फिर नहीं। और अगर ये पांचों प्लेन, अगर जिनका बैलेंस्ड है, वो बिल्कुल 100% हेल्दी हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उनको कभी स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर एक बात 100% स्पष्ट है कि जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, उनको इनबैलेंस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ वही बीमार नहीं है, बीमार वो भी हैं जिनका ये इनबैलेंस है। तो आप अभी बीमार पूर्ण पूर्ण तरीके से नहीं हुए, आप बीमार होने वाले हैं। आपका लंबर में प्रॉब्लम होने, आजकल कहा जाता है कि, है ना, सब लोग दिमाग में सेट कर चुके हैं कि एक समय में सबको घुटना घिसना ही है, एक समय में सबको कमर में दर्द। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम समय समय पे जैसे गाड़ी का चेकअप कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, अलाइनमेंट चेक कराते हैं, अपने बॉडी का भी चेक कराएं। तो मैं आप लोगों को चेक करने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि आपका सेंटर डेवलप हो सकता है। आजकल लोग बीमार होने पे पैसा खर्च कम करना चाहते हैं। आजकल लोग स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, जिम जाने के लिए जाएंगे, है ना। वो, उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, पता है कि हम एक्यूप्रेशर कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। घुटना का प्रॉब्लम है, उनको पता है एक्यूप्रेशर कराएंगे ठीक हो जाएगा, फिजियोथेरेपी कराएंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जिम जाएंगे नहीं, वेट कम हो जाएगा तो मेरा घुटना कम हो जाएगा, जिम जाएंगे। तो आजकल लोग किस चीज पे खर्चा करते हैं?
कि प्रॉब्लम ना हो उस पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो हम सभी लोग भी ऐसा सेंटर डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी के अलाइनमेंट चेक और उसका सॉल्यूशन किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है। तो ये काफी संख्या में लोग, और आपको बिलीव भी नहीं होगा, जो कैरोप्रैक्टिक का जो सेशन होता है बहुत ही कॉस्टली सेशन होता है, और अच्छा खासा अमाउंट लोग पे करते हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सेशन नहीं करने की जरूरत पड़ती है। दो तीन सेशन मैक्सिमम, 3 सेशन में काम हो जाता है, 3 सेशन में मैक्सिमम सेट हो जाता है। और 3 सेशन में अगर आपने कैरोप्रैक्टिक सीखा नेशनल इंस्टीट्यूट से, तो 3 सेशन में आपका जो फीस है वो वापस भी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो इसका फीस है वो 3 सेशन में आपको वापस भी हो जाता है। 4 सेशन बाकी आप करते रहिए, करते रहिए आप अपना कैरोप्रैक्टिक जिसका करना। लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक आप लोगों के लिए मंत्र है, बोन सेटिंग, है ना, बॉडी अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो लोग सीख चुके हैं वो अपने घर के सभी लोगों का अलाइनमेंट ठीक रखिए, ताकि आपका किसी का, तो अभी तो मैंने चेक करना बताया था आप लोगों को कि एंकल लेवल पे, है ना, जब जब बॉडी प्रैक्टिकल होती है ना, उसके लिए बॉडी को बिल्कुल प्लेन सरफेस पे लिटा करके, है ना, नी के लेवल पे हम लोग चेक करते हैं। नी का जो हमारा नीचे से जो सपोर्ट लगता है, जहां पे हमारा बोन फंसता है पटेला में, नीचे से इस तरह से जब जाते हैं, तो उस दोनों के लेवल पे चेक करते हैं। तब हमें पता चलता है कि इसका नी लेवल पे भी इनबैलेंस। और अगर पेल्विक लेवल पे जाएं, इस पेल्विक लेवल पे जाएं बैक साइड से, स्केल को जब हम, अब जब आप ऊपर से हाथ को स्लाइड करते हुए नीचे की ओर जाएंगे, और वहां पे जहां पे वो आपका हाथ फंसता है, और एक मार्कर पेन लीजिए, वहां पे मार्क कीजिए। फिर दूसरे साइड से भी हाथ को स्लाइड कीजिए, और जहां पे फंसता है वहां पे मार्क कीजिए। और तब स्केल से दोनों को मिला करके देखिए आपका अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं। तो वो कल कर लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, सब लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। अभी नहीं कर सकते हैं, और ग्रुप में भेज दीजिएगा किसका किसका बैलेंस है। तो जितने लोग भी बोले थे ना कि ये वाला इनबैलेंस है, उन सबका वो इनबैलेंस मिलेगा, सबका बराबर नहीं आएगा। जिनका साइटिका का प्रॉब्लम होगा, उनको हो सकता है 1-1 इंच का डिफरेंस हो। जिनको एवियन का प्रॉब्लम है, जिनका घुटना में घिस गया है, उनका हो सकता है आधा इंच का फर्क मिले यहाँ पे। तो जब तक इसको बैलेंस नहीं करेंगे घुटना ठीक नहीं होगा। अब घुटना में दर्द है, और इसको पेल्विक को बैलेंस करना पड़ेगा, स्पाइन को बैलेंस करना पड़ेगा, अलाइनमेंट ठीक करना पड़ेगा, तभी आप घुटना ठीक कर सकते हैं। क्योंकि घुटना क्यों घिस रहा था, क्यों गलत तरीके से प्रेशर पड़ रहा था उसमें। बल्ज क्यों हो रहा था, क्योंकि स्पाइन पे गलत तरीके से प्रेशर पड़ रहा था। तो बल्ज होना स्वाभाविक है, होगा ही होगा। सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, क्योंकि ऑडियो इज नॉट क्लियर। ऑडियो तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि ऑडियो ठीक है ना, आप लोगों के पास सही से जा रहा है। ओके। तो एक पेल्विक के लेवल पे चेक करते हैं, फिर एक स्केपुला के लेवल पे चेक करते हैं। अब स्केपुला के लेवल पे कैसे चेक करते हैं, पेशेंट को वैसे ही पेट के बल लिटा देना है, और पेट के बल जब लिटाएंगे, और लिटाने के बाद हाथ को पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे। ये बैक, ये फ्रंट व्यू नहीं है, ये सिर घुमा लिए हैं पीछे की तरफ, ये बैक व्यू है ना। जब आप इस तरह से घुमाएंगे, तो यहाँ पे स्केपुला के अपने आप निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वहां पे अपने फिंगर को फंसाइए और मार्क कीजिए, है ना, मार्कर पेन से। फिर इसको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दो। अब दूसरे हाथ को फोल्ड कीजिए, और स्केपुला को फंसाइए और उसमें मार्क कीजिए पेन से, है ना। फिर दोनों के स्केल से मिलाइए, आपको दिखेगा कि आपका स्केपुला लेवल पे कितना बैलेंस्ड है। आप कितने बैलेंस्ड हैं। आप बैलेंस रहेंगे तभी तो पेशेंट को भी बैलेंस करेंगे।
जो हमारा ह्यूमरस हेड है ना, शोल्डर का जो हेड जहां पे बॉल मिलता है ऊपर में, ऊपर में सबसे माउंट पोर्शन, यहाँ पे सभी को एक बोन मिलता है सबसे, जो मोटे लोग हैं उनका भी पकड़ा जाएगा, जो दोनों साइड से, है ना। इस लेवल पे स्केलिंग कीजिए और मेजरमेंट कीजिए, यहाँ पे भी आपको अनबैलेंस्ड मिलेगा। आपके पास चाहे वो घुटना का पेशेंट वाले को भी इनबैलेंस मिलेगा। इसीलिए हम लोग जब सिखाते हैं कैरोप्रैक्टिक बोन सेटिंग, तो हम बताते हैं कि अगर घुटना का पेशेंट आया तो तो सर्वाइकल की सेटिंग कीजिए, थोरेसिक की सेटिंग कीजिए, लंबर की सेटिंग कीजिए, तब जाके घुटना ठीक होगा। घुटना का सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर अनबैलेंस आपका शोल्डर लेवल है, अगर अनबैलेंस आपका पेल्विक लेवल है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है, घुटना अपने आप ठीक हो जाएगा, घुटना में प्रेशर कमेगा। और अगर आपका इनबैलेंस है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका भी घिस जाएगा। क्या नवीन कटाकिया जी, सही बात है कि नहीं? इसलिए अपना ठीक करना जरूरी है। तो आज से आप सभी लोग चेक कीजिए, कम से कम चेक कर सकते हैं, और सॉल्यूशन भी होगा, है कि नहीं? सॉल्यूशन जो अभी आप करते आ रहे थे, बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करने का एक सिंगल पॉइंट होता है, कर सकते हैं उसे, है ना। जो पॉइंट है, पॉइंट बताइए जल्दी से, क्या है बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करने का? चैट बॉक्स में लिखिए। बताए हैं आप लोगों को, पॉइंट भी होता है, ऐसा नहीं पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ बोन सेटिंग से ही ठीक होता है, लेकिन बोन सेटिंग करना पड़ेगा। टीसीएम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बताया गया है। बॉडी अलाइन नहीं, कैसे माधुरी जी, बताया गया है। बॉडी अलाइनमेंट का एक सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट जो होल बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करता है। कोई नहीं बताएगा? तरुण जी बताइए जल्दी से, बताया हुआ है, हाल में क्लास हुआ है। जो टीसीएम वाले लोग हैं बताइए। टेंसी जी, गरिमा जी बताइए, कौशल किशोर जी, आप सभी को पता हुआ है, पता है। एक पॉइंट है, नहीं बता। GB41 लिखाया है हम लोग, हमने आप लोगों को। गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट, बॉडी अलाइनमेंट, बेल्ट वेसल्स, मेरिडियन का मास्टर पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन, बेल्ट वेसल वेसल मेरिडियन, जिसे ग्रीडिंग वेसल्स मेरिडियन भी बोला जाता है। ईओबी में बताया गया था। बेल्ट वेसल्स मेरिडियन जो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स मेरिडियन था, उसमें जो हमारा बेल्ट वेसल्स मेरिडियन है, जो हमारे पूरे बॉडी को अलाइन करता है, बेल्ट से क्या करता है, बॉडी को हम लोग बांध के रखते हैं, है ना। बेल्ट का काम क्या है? बॉडी को अलाइन में रखना, बांध के रखना, अनबैलेंस नहीं होने देना, है ना। तो उसका मास्टर पॉइंट क्या है? GB41, मतलब कि उसका वर्क अगर प्रॉपर नहीं है तो भी बॉडी अलाइनमेंट इनबैलेंस होता है। तो उस लेवल पे हमें गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट, है ना, लगाना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी का अनबैलेंस जो है वो ठीक रहे। वो मास्टर पॉइंट है बॉडी अनबैलेंस का, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे पेल्विक का हो, चाहे स्केपुला का हो, चाहे शोल्डर लेवल पे हो, चाहे नी लेवल पे हो, उन सभी में काम करता है। अब याद आया, बताया गया था। नहीं ना याद आया उमेश कुमार जी, तरुण जी, याद नहीं ना, लिखा हुआ होगा बुक में, सब लिख के रख देते हैं, फिर दोबारा देखते नहीं हैं। तो ये पॉइंट एक सिंगल पॉइंट है जो टीसीएम में है, जो सिर्फ बॉडी अलाइनमेंट, जो आज का चैप्टर है आप लोगों का, है ना, उसके लिए ये सूट बैठ सटीक है, लगा सकते हैं साथ में। लेकिन साथ में हमें हमें बॉडी लेवल पे भी वर्क करने की जरूरत पड़ती है, और उसे भी ठीक करने की जरूरत पड़ती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बोन सेटिंग मेथड जो सिर्फ मेल पर्सन कर सकते हैं और फीमेल नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि विदेश में, इंडिया में
बहुत सारे फीमेल ट्रेनर हैं, है ना, बहुत सारे संख्या में कैरोप्रैक्टिक के फीमेल डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो और अभी हमारे प्रीवियस बैच में फीमेल स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, खूब एंजॉय किया था लोगों ने, और खूब अच्छे से सीखा सभी लोग। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं था तो कोई, वो वेट से ऐसा, ताकत से कुछ नहीं होता है, उसमें ट्रिक होता है। ताकत से जो बोन तोड़ा जाता है, यहाँ बोन तोड़ना नहीं है, बोन को बैठाना है, दिमाग में से चल। तोड़ने के लिए ताकत लगती है, बैठाने के लिए ट्रिक लगता है, टेक्निक लगता है। तो इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन। और बहुत सारे कैरोप्रैक्टिक के लिए भी मैं ऐसा बताऊं कि बहुत सारे जो फीमेल लोग हैं, वो जो जो अलाइनमेंट परेशान है, जिनको अलाइनमेंट इनबैलेंस है, वो तो बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स हैं जो मेल थेरेपिस्ट हैं वो नहीं कराना चाहते। उनको कौन करेगा? कोई फीमेल थेरेपिस्ट ही करेगा ना, सीखेगा। इसीलिए आज के डेट में, आने वाले समय में इसका बहुत ही डिमांड है ना, बहुत ही। और आप सभी लोग के इंस्टीट्यूशन में जिस तरह से सुजोग को सिखाया गया, कैसे सिखाया गया था सुजोग को? मैंने ग्लास में सुजोग को डाला था, उसको खूब मिलाया था, ऐसे 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 ऐसे, आप लोगों को पिला दिया था। पिलाया था कि नहीं पिलाया था? पिलाया है ना। उसी तरीके से कैरोप्रैक्टिक को भी मैंने बहुत ही इजी ढंग से, है ना, बहुत ही सरल तरीके से उसको मैंने इस तरह से घुमाया है, और जो ज्वाइन करेंगे उनको पिला दिया। पिला दिया जाएगा कि नहीं? कितने लोगों ने पिया है? जो लोग जिन्होंने पिया है वो बताइए, थोड़ा सा ऑनलाइन होइए, थोड़ा सा कौन कौन पिए, पिए हैं कि नहीं? मंतोष जी हैं, नबीला भी है, लेडी फीमेल स्टूडेंट भी है जिन्होंने ज्वाइन किया है। अनम्यूट कर सकते हैं जिनको, जिन्होंने भी सीखा है, इस क्लास को एंजॉय किया है। बच्चा के साथ नहीं, अकेले बोलिए। अंशु जी अनम्यूट कर लिए हैं आप। क्या सर ऑनलाइन सीख सकते हैं सर? अभी मुंबई में आ रहे हैं हम मई में। ओके, कितना दिन करेगा? मुंबई, हाँ, 3 दिन का रहेगा। अच्छा, 3 दिन का रहेगा। ठीक है। मई में आज मैसेज डाल ही बात हुई थी वहां पे, आप ही हम लोग के साथ में ही एक स्टूडेंट हैं, प्रियंका राठौर जी, उन्होंने बोला है कि हम लोग करते हैं, और भी लोग हैं वहां पे। कहाँ पे तो सर? अभी डिसाइड नहीं हुआ, बट उनका लगता है मलाड, मुंबई में कहीं जगह है उधर। ठीक तो है, फिर भी कोशिश करते हैं। अभी कुछ ऐसा है ना, बट ऑनलाइन भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, है ना। बट अगर अच्छा रहेगा फिजिकल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिजिकल करने के बाद ऑनलाइन में मजा आता है, आएगा, है ना। थैंक यू सर। मैसेज डाल देना जब फिक्स होगा तो। हाँ हाँ। थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? कुछ भी क्वेरी, कैसे सेट करना है? सेट करने के लिए एक सिंगल पॉइंट, GB41 का लोकेशन कहाँ पे है? GB41 का लोकेशन कितने लोगों को पता है? सर पैर पे। पैर में, है ना, पैर में कहाँ सर पे? टोन करेंगे, सीरियट करेंगे, हम लोग इवन मतलब करेंगे। मिडिल स्ट्रॉन्ग फिंगर साइड। स्टिमुलेशन करना है ओके ओके। ना, स्टिमुलेशन करना उस पॉइंट को ओके। स्ट्रांगली। GB40 के नीचे, बाद में। हाँ, GB41। हाँ, 40 के बाद में। हाँ, ये पिक्चर में एंकल। दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है स्क्रीन पे ये एक्यूपंचर का मॉडल। नो। ओके। अभी दिख रहा है। यस सर। यस ओके। सर। तो जो GB41 का जो लोकेशन है वो यहाँ पे GB41। हाँ हेलो। हाँ, और फिर मैं थोड़ा टाइम लगेगा।
हाँ, ठीक है। तो ये बोन लेवल पे देख सकते हैं, जो हमारा मेटाटार्जल बोन है उसका जो है ना, स्मॉल स्मॉल टोज का और रिंग टोज का, उसका जो लास्ट जॉइंट है ना, वहाँ पे कर्व में JB41 नंबर पॉइंट होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देना होता है। और इसको पकड़ने का एक और टेक्निक हमने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को दिया है पहले भी, कि जब आप स्मॉल फिंगर को टाइट करेंगे, है ना, स्मॉल फिंगर को खींचेंगे पकड़ करके अपनी ओर, इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे स्मॉल फिंगर को, तो यहाँ पे एक लाइन उभर जाएगा, यहाँ पे एक टेंडन निकल जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, और इसी के मार्जिन में ये पॉइंट होता है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा पिक्चर में दिख रहा हो, बट आपको निकालना कैसे है, इजिली, जितना अच्छा पॉइंट रहे लगेगा उतना ही अच्छा काम करेगा। तो इस स्मॉल टोज को पकड़ करके खींचना है बाहर की तरफ, और खींचने पे एक टेंडन यहां से उभर जाएगा, और उसी के गैप में जो गड्ढा बनेगा, JB42 लिखा रहा है, बट वो जो है ना, इस तरीके से वहां पे लोकेशन आएगा JB41। तो जब भी पैर में निकालना हो तो इतना प्रोसेस करना पड़ेगा ना, स्मॉल टोज को खींचना है, खींचने से जो है ना आर्टरी निकलेगी बाहर, उसका जो उसको क्रॉस कर जाएंगे, है ना, और क्रॉस करके यहाँ पे पॉइंट को लगा। फिर हम लोग इस मंथ में हम लोग का ऑफलाइन भी है कैरोल प्रैक्टिस का सेशन, और हम लोगों ने कैरोल प्रैक्टिस में मात्र 11th लोगों का ही बैच रखा है, बट इस बार जबरदस्ती घुस उसके लोग 13 लोग हो गए थे, है ना, लास्ट डे कर करके लोग एक दो लोग आ गए थे, है ना, और 13 लोगों का बैच था, इसलिए रखा है, तो फुल्ली प्रैक्टिकल सेक्शन होता है, ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। एक बैच में मैक्सिमम 13 लोग होते हो सकते हैं, तभी जाकर के वो क्लासेस हर एक व्यक्ति को प्रैक्टिकल हर स्टेप का कराया जाता है, और 100+ थ्रस्ट हम लोगों ने सिखाया है ना, बोन को 100 तरीके से कैसे हम बॉडी को अलाइन कर सकते हैं, है ना, बोन को कैसे सेट कर सकते हैं, एंड 100 तरीके से कैसे थ्रस्ट दे सकते हैं, तो ये हम लोग ने सीखा था, 100 थ्रस्ट, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिकल सेशन है, इसलिए ज्यादा लोगों का ग्रुप नहीं होता है, मात्र 11 लोगों का बैच होता है, और बहुत ही इजी मेथड से पहले एनाटॉमी को हम लोग बताते हैं, हाफ डेज बॉडी के जॉइंट्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, मसल्स के बारे में, है ना, देन तब हम लोग उसके सर अगर TCM नहीं किए तब भी हम पढ़ सकते हैं ना? TCM डिटेल क्या, नहीं पता है। TCM किस किस चीज के लिए, TCM ठीक से पूरा नहीं पता है, ये बेसिक पता है तो TCM और जरूरत नहीं। एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से इसका कोई संबंध नहीं है। ओके। ये जो करते हैं, जिस मेथड से आप ठीक कर रहे हो, वो आप उसका और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। है ना, वो बिल्कुल अलग है। वो आप करेंगे उस पेशेंट के साथ जो आप कर रहे थे, बट वही क्या करेंगे, अलाइनमेंट ठीक करके करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। जो बाधा उत्पन्न कर रहा था, जो पाथवे में डिस्टरबेंस उत्पन्न कर रहा था, वो क्या कर रहा था, कौन कर रहा था, वो अलाइनमेंट कर रहा था। तो आप क्या करेंगे, उस अलाइनमेंट को ठीक कर देंगे, पथवे तो अपना अपने आप आधा ठीक हो गया, बाकी आपके पॉइंट से पूरा ठीक हो जाएगा, चाहे वो TCM कर रहे हो, चाहे 6 की कर रहे हो, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हो। इसके लिए बहुत ज्यादा एनाटॉमी की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ता है, जो जितना एनाटॉमी का जरूरत पड़ता है वो सारा बहुत ही बेसिक तरीके से आप सभी लोगों को बताया जाता है पहले, तब जाकर के थ्रस्ट स्टार्ट किया जाता है, सेशन स्टार्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हमारे इस बैच में ज्वाइन किए थे, वो सब लोग कंफ्यूजन में थे, पता नहीं सीख पाएंगे, ज्वाइन करने के बाद भी लास्ट डे तक कंफ्यूजन में थे, सीख पाएंगे कि नहीं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन तो सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से सभी स्टेप को, और मैं सीख जाने के बाद भी सभी लोगों को जितने भी थ्रस्ट होते हैं उसके वीडियो भी, 100+ थ्रस्ट के वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, कि बाद में अगर कोई मिसिंग हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको बाद में भी देख करके ठीक किया जा सके। तो फिर हम लोग मिलते हैं कभी नेक्स्ट टॉपिक में, कभी बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करने के प्रोसेस में। और हमारा नेक्स्ट बैच है 29, 28, 29, 30 है, या 30, 29, 31 है, इसी मार्च मंथ में। मई में हम लोग का मुंबई में प्रोग्राम होने वाला है कैरोप्रैक्टिक का। और
जल्दी हम लोग का एक प्रोग्राम वहां पे भी असम में भी होने वाला है कैरोप्रैक्टिक। तो जो असम के लोग होंगे वो उधर भी ज्वाइन कर, नवीन कटाकिया जितना दिख पड़ेगा नहीं। हाँ, तो उधर भी हम लोग करने वाले हैं असम साइड में। फिर मिलते हैं हम लोग। स्माइल, थैंक यू। स्माइल, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बॉडी अलाइनमेंट सेशन कैसा लगा आप लोगों को, जरूर अपने अपने ग्रुप में रिप्लाई दीजिएगा, है ना। हाँ, यस सर। किसी को कुछ बोलना है? स्माइल, थैंक यू सर। स्माइल, थैंक यू।